सो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेसेस विच इज द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस मैनेजमेंट। सो हमने सबसे पहले प्रोसेस को समझना स्टार्ट किया। ओके, देन वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड अबाउट two different things which is required for a particular process to start, which is basically process in memory and PC। okay, ये दोनों चीज को हमने स्टार्ट किया था। then we have tried to understand about the process interaction with each other, or you can say the process communication। Those schedulers we have tried to understand about the concept which was related with the, क्या देखा था हमने, CPU शेड्यूलिंग algorithms, एंड एक और था जो कंसेप्ट था विच वाज रिलेटेड विद द फ्लूइड्स। okay, so these are the concept which we had seen till now for all। okay, तो ये सारे के सारे फंडामेंटल्स हमने अब तक समझने की कोशिश की हुई है। लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट वन। हमने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में दो टाइप के एल्गोरिथम बाकी है अभी भी। सीपीयू शेड्यूलिंग में हमने कौन कौन से देखे अब तक? ओके, सो हमने देखा था एलजेएफ, एसजेएफ, उसके बाद फीफो, इसको एफसीएफएस भी बोलते हैं। देन वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ओके, तो ये तरह हमने फंडा अब तक देखा। अब आता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज अ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ओके, सो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले देखो, अब तक हमने क्या देखा, जितने भी हमारे एल्गोरिथम थे अब तक, ओके, सो टिल नाउ all processes were having only one Gantt chart। ओके, सो पर प्रोसेस में हमारे पास सिर्फ एक ही पर्टिकुलर गैंट चार्ट अपने पास अब तक रहा करता था। ओके, अब तक हमने जितने भी प्रोसेस देखे थे सब में हमारे पास एक ही गैंट चार्ट रहा करता था। ओके, दैट वाज द ओनली वन थिंग व्हिच वाज हैविंग टिल नाउ। ओके, बट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ओके, दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, ये हमेशा पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? उसका रीजन ये होता है कि कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती है, कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है जो फ्रंट एंड प्रोसेसेस होती है, कुछ ऐसी भी हो सकती है जो सिस्टम प्रोसेसेस होती है। ओके, तो हमें हर एक पर्टिकुलर कैटेगरीज की, अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोसेस अगर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने सिस्टम पर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें कभी भी याद रखना, कभी भी उस सबको एक लेवल पे नहीं रख सकते। ओके, सो कैटेगरी के हिसाब से मैं समझाऊं तो कुछ प्रोसेसेस, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोसेसेस। ओके, जैसे कि पहली लेवल आपके आप बोलने की कोशिश करोगी, देन यू वुड बी हैविंग सिस्टम प्रोसेसेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेसिफिकली प्रोसेस वर्क करती है। ओके, सेकंड प्रोसेस अगर मैं लेने की चाहूँ तो वो इंटरैक्टिव प्रोसेस हो सकती है, जिसमें लाइक आईओ की प्रोसेस समझ लो, जहां पर इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं लिख रहा हूं, तो इट्स बेसिकली माय इंटरैक्टिव प्रोसेसेस। तीसरी प्रोसेस की बात करूं तो मेरा पास कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस हो सकती है। ओके, जिसकी एग्जीक्यूशन तो हो रहा है लेकिन अपने को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लेवल्स की हमारे पास प्रोसेसेस हो सकती है इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फॉर एवरी लेवल ऑफ प्रोसेस हमारे पास अलग अलग गैंट चार्ट बनेंगे और हर एक का अपना खुद का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा।
सो लेट्स से ये बहुत हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो मैं राउंड रॉबिन चलाऊंगा फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एलजेएफ या एसआरटीएफ चलाऊंगा, ओके तो जिसकी सबसे छोटी से छोटी रिक्वेस्ट हो पहले एग्जीक्यूट हो जाए ताकि उसको टाइम कम लगे एग्जीक्यूशन करने में, ठीक है। और जिसका ये तीसरे नंबर की प्रोसेस है उस पर्टिकुलर को मैं लेट से फीफो या एफसीएफएस चला दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, ये जिसको हम कहते हैं मल्टीपल लेवल प्रोसेसेस, ये एक लेवल ये दूसरा लेवल, okay. So this is how we have the multiple levels of the processes which is present, okay. So this is how we have the multi-level queue scheduling. So every level we are having a queue, every level we are having a queue, every level we are having a queue, okay. That's what the main funda is, okay. Similarly इसी टाइप का हो रहा है which is we call as a multi-level queue feedback scheduling. अब क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस है जिसको मैंने पहले राउंड रॉबिन दे दिया, फिर मैंने एसआरटीएफ में रखा, ठीक है। और फिर उसके बाद आई हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन अ कंसेप्ट रिलेटेड विद द एफसीएफएस, ठीक है। लेकिन राउंड रॉबिन में उसको टाइम बहुत लग रहा है, okay, to try to understand कि round robin में it is taking a lot amount of time, so we iteratively we take the feedback of that particular process all the time, ठीक है। तो हम उसका क्या करेंगे, उसका फीडबैक उठाने की कोशिश करेंगे एट एवरी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक उसको मैं लोअर कैटेगरी में रखता जाऊंगा, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, एट एवरी लेवल, at every level we take feedback about, किसका फीडबैक लेंगे, अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन का हम लोग फीडबैक लेंगे एट एवरी लेवल, ओके। एट एनी लेवल, अगर आपको कोई भी लेवल पे ऐसा लगेगा, एट एनी लेवल you feel that this process is reducing the efficiency of system, कभी भी अगर आपको लगा कि ये वाला जो प्रोसेस है वो सिस्टम की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है, ओके, वी माइग्रेट टू द लोअर लेवल, okay. So this is the basic concept which is related with the multi-level queue scheduling and multi-level queue feedback scheduling, okay. तो इसमें जनरली कैसा होता है कि हमने मान लो पहले लेवल पे आरआर रखा, ठीक है, जिसका क्वांटम था 4, मतलब ये 4 क्वांटम पे लग रहा है। अगर इसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है देन इट वुड बी माइग्रेट टू द नेक्स्ट लेवल वेर वी आर हैविंग आरआर क्वांटम इक्वल टू 8, इसमें भी टाइम लग रहा है, देन वी कैन माइग्रेट टू द नेक्स्ट लेवल विच इज बेसिकली यू कैन से एफसीएफएस, okay. So by this way we would be having each and every different types of processing handling, okay. क्यू मतलब क्वांटम, क्यू का मतलब होता है क्वांटम, क्वांटम मीन्स जितना क्वांटम टाइम जितने टाइम तक अपने आरआर में इंटरवल चलता रहता है, ओके। सो दिस इज हाउ दिस टू कंसेप्ट वर्क्स।
फेयर शेयर शेड्यूलिंग किसको बोलते हैं हमेशा? मतलब मैं हर किसी को फेयर देता हूँ। गैंग शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी गैंग एक साथ आ सकती है। ओके, सो आइडियली ये गैंग शेड्यूलिंग, रेट मॉनिटरिंग शेड्यूलिंग, गारंटेड शेड्यूलिंग, रियल टाइम शेड्यूलिंग, थ्रेड शेड्यूलिंग, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अपने को नाम के हिसाब से उसको समझना पड़ेगा। ओके, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द शेड्यूलिंग लाइक दिस, लेकिन हमें को इन सबको नाम के हिसाब से समझना पड़ेगा। ओके, फेयर शेयर क्या होता है? लाइक नाम से आप समझने की कोशिश करो। फेयर शेयर मतलब मैं सबको इक्वल शेयर दूंगा, इक्वल शेयर। गैंग मतलब क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस। ये बेसिकली प्रोसेस को ही हम लोग शेड्यूल करेंगे, तो ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस वन टाइम। ओके, रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग क्या होता है? आप खाली नाम से इसको समझने की कोशिश करो। रेट मोनोटोनिक मीन्स व्हाट? मीन्स schedule based on the scheduled based on monotonic means what? इफेक्टिव रेट, मतलब जिसमें आपको इफेक्टिव रेट मिले। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर आपको इफेक्टिव रेट देता है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ रेट मोनोटोनिक शेड्यूल। ओके, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? एनीबडी? सिंपल सा कि देखो, फेयर शेयर मतलब सबको चौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। ओके, दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ गारंटीड शेड्यूलिंग, जिसको हम बेसिकली एक राउंड रॉबिन के हिसाब से भी समझ सकते हैं, भाई सबको मौका मिलेगा ही मिलेगा। थ्रेड्स हमेशा एक साथ काम करती है, तो वी कैन से दिस इज एज अ थ्रेड शेड्यूलिंग। एंड रेट मॉनिटरिंग मतलब जहां पे हम लोग को इफेक्टिव रेट मिले, ऐसा मेजरली हम रियल टाइम सिनारियोस पे करते हैं। ओके, सो इस हिसाब से हम देख ले तो बेसिकली पी का 3 आ जाएगा, विच इज सॉरी पी का 3 विच इज द गैंग का थ्रेड। ओके, रेट मोनोटोनिक का बेसिकली हो जाएगा 2 एंड R1, सो योर आंसर वुड बी बेसिकली। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल वन, यहाँ पे सीधा आंसर बताता हूँ, बी हो जाएगा। राउंड रॉबिन हमेशा प्रीएम्प्टिव वर्जन है, दिस कैन बी नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव बोथ, एंड दिस कैन ऑल्सो बी सेम। तो प्रीएम्प्टिव अगर आपको नॉन प्रीएम्प्टिव बोलना चाहे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होगा बेसिकली, विच इज योर फीफो। ओके, अ वेरी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। सो हमने देख लिया कि कंटेक्स्ट स्विचिंग जब भी कर्नल लेवल थ्रेड की करते हैं वो थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कर्नल लेवल थ्रेड पे हमारे पास कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ओके, सो थोड़ा कर्नल लेवल थ्रेड पे ज्यादा होता है, सो दिस वन इज ट्रू। यूजर लेवल थ्रेड को किसी हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत नहीं है। देखो, यूजर लेवल थ्रेड का स्टेटमेंट क्या है कि यूजर लेवल थ्रेड इज ट्रांसपेरेंट टू दी कर्नल लेवल थ्रेड, मतलब वो जो कर रहा है उसको कर्नल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली द यूजर लेवल थ्रेड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक हार्डवेयर सपोर्ट। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। Related kernel level can be scheduled on a different processor, या हो सकता है, there can be scheduled on a different processor in a multi-processor system, yeah, this one is also true. Okay, but एक पर्टिकुलर मैं कर्नल लेवल थ्रेड को ब्लॉक करूंगा। लेट्स से मेरे पास 2 3 4 कर्नल लेवल थ्रेड्स है, K1 K2 K3 K4। ठीक है, इफ आई ब्लॉक एनी वन, मैं से किसी एक को भी ब्लॉक कर दूं, सो दिस 3 कैन वर्क, ये कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, तो एक करूंगा तो सभी को ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट दिस वन इज रॉन्ग। सो योर आंसर वुड बी स्पेसिफिकली डी।
ओके, तो समझते हैं स्विच बिटवीन ए यूजर मोड एंड कर्नल मोड क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास दो टाइप के मोड होते हैं, वन इज अ यूजर मोड, अनदर इज अ कर्नल मोड। हमें दो में से स्विच करना है तो बेसिकली क्या करना है, वी नीड टू हैव अ मोड बिट। ठीक है, सो मोड बिट जीरो मतलब यू कैन से इट्स अ यूजर मोड एंड वन मतलब ये कर्नल मोड हो गया। तो बेसिकली यूजर मोड टू कर्नल मोड स्विच इज जस्ट अ बिट चेंज, स्विच इज जस्ट अ बिट चेंज। ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, हम सिर्फ उसको चेंज करते हैं। ओके, सो इट्स जस्ट अ बिट चेंज, नथिंग एल्स इज बीन डन फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर मोड टू कर्नल मोड। ठीक है, अब मैं यहां पर बोलता हूं कंटेक्ट स्विच ऑफ द टू प्रोसेस। तो एक मान लो कि P1 प्रोसेस है, उसको मुझे कंटेक्ट स्विच करना है P2 में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P1 की पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, जो भी करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। ओके, देन लोड डेटा इन प्रोग्राम काउंटर, उसको सब कुछ प्रोग्राम काउंटर में लोड करना है। देन लोड इन पीसीबी, सारा का सारा स्टेट उसका पीसीबी में मेंटेन करना है। एंड ऑल्सो वी नीड टू मेंटेन द स्टेट, उसका स्टेट आपको मेंटेन रखना पड़ेगा कि भाई कौन से स्टेट पे था, क्या कर रहा था। ओके, P1 के लिए सेम काम क्या करना है, P2 के लिए वी नीड टू लोड दी दी पीसीबी कंटेंट, उसका जो पीसीबी कंटेंट है उसको लोड करो, फैच करके लोड करो, ब्रिंग टू रनिंग स्टेट। उसके बाद उसका प्रोग्राम काउंटर को सेट करो एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो अगर मैं देखूं कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस P1 से P2 करने के लिए ओवरऑल स्टेप्स में मुझे एक इतने सारा चीजें करनी है, लेकिन एक यूजर टू कर्नल मोड करने में मुझे एक बिट का चेंज करना है, एक बिट का। ओके, सो विच वन वुड बी फास्टर। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी बोल सकता है कि भाई अगर यहाँ पर मुझे सिर्फ एक बिट चेंज करना है बेसिकली, ओके, तो उसका मोड, जो बिट मुझे मोड दिखाएगा, मुझे उस बिट को चेंज करना है, तो इतना टाइम नहीं लगाएगा एज कंपेयर टू डूइंग ऑल ऑफ दिस एंटायर स्टफ। ओके, सो बेसिकली योर T2, okay, will be taking very high amount of time as compared to T1, so we can have the answer as C. Okay, simple. Okay, so user we are having basically 1 and we are having 0. Okay. Okay. So थ्रेड बेसिकली किस तरह से वर्क करती है, अगर मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस है, मान लो कि ये मेरी कोई प्रोसेस है। ओके, मैं बोलता हूं कि इस प्रोसेस के अंदर फॉर एग्जांपल, मेरे पास, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास 3 थ्रेड्स है।
ओके, ये T1, T2, T3, हर एक थ्रेड कॉमन में क्या शेयर करेगी? कोड, मतलब उसका जो टेक्स्ट हो गया या उसका जो भी प्रोग्राम हो गया वो, डेटा, रिसोर्सेज जैसे कि फाइल्स हो गया, ऐसा सब कुछ। ठीक है, सो हर थ्रेड अपने पर्टिकुलरली कॉमन में ये दो चीज को स्टोर करेगी। हर थ्रेड के पास अपना खुद का क्या होगा? हर थ्रेड के पास अपना खुद के बाकी सब चीजें हो सकती है, जैसे कि मैं बोलता हूँ अपने खुद के रजिस्टर्स होंगे, ठीक है, अपना खुद का स्टैक होगा, ठीक है, जिसमें वो अपनी खुद की प्रोसेसिंग करता है। सो दिस इज शेयर्ड फॉर ऑल। दिस इज बेसिकली नॉट दिस पर थ्रेड लोकल। सो एक थ्रेड का ये चीज लोकल है। पहला ऑप्शन के हिसाब से समझते हैं। पहला ऑप्शन में क्या बोला है कि ऑन अ पर थ्रेड बेसिस, ओके, द ओएस मेंटेन्स ओनली सीपीयू रजिस्टर स्टेट। ओके, तो यहाँ पर बात आती है सीपीयू रजिस्टर स्टेट। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर स्टेट मतलब क्या हो गया? उसकी खुद की मेमोरी। दिस इज व्हाट बेसिकली द मेमोरी, ओके, ऑफ रजिस्टर्स। मतलब बेसिकली एक डेटा हो गया। ठीक है, तो पर थ्रेड बेसिस में कि ओएस मेंटेन ओनली सीपीयू रजिस्टर स्टेट। ठीक है, यहां पर ये चीज बोली है। ओके, सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि ओनली नहीं आना चाहिए, कि पर थ्रेड बेसिस में वो सीपीयू रजिस्टर स्टेट मतलब क्या हो गया? उसका मेमोरी जो रजिस्टर है, यहाँ पर मैंने रजिस्टर बोला, पर थ्रेड में वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर को ही नहीं करेगी। क्या बोल रहा है? ओनली रजिस्टर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ये तो करता है चलो, पर थ्रेड बेस में वो अपना खुद का रजिस्टर वो हैंडल कर देता है, विच इज ओन रजिस्टर मेमोरी ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये इसको रेफर कर रहा है। सो पर थ्रेड बेसिस में वो उसको कर रहा है, लेकिन द थिंग इज ओनली नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो ये पर थ्रेड बेसिस मतलब हर एक थ्रेड में इंडिविजुअल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस ए ऑप्शन वुड बी रॉन्ग। ओके, दूसरा है ए डज नॉट मेंटेन द सेपरेट स्टैक फॉर ईच थ्रेड। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि OS does not maintains a separate stack for each thread, so it maintains a separate stack for each thread। हर एक थ्रेड का अपना खुद का स्टैक हो सकता है, मतलब अपनी खुद का वो मेथड स्टैक, मतलब बेसिकली क्या होता है? मेथड इन्वोकेशंस, यू कैन से लाइक दिस वे। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि पर थ्रेड बेस में OS डज नॉट मेंटेन दी सेपरेट स्टैक फॉर ईच थ्रेड। ओके, यहाँ पर व्हाट वुड बी द कंसेप्ट वुड बी, यहाँ पे वो मेंटेन करता है सेपरेट स्टैक हर किसी के लिए। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज बेसिकली रॉन्ग। ओके, सो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, सिंपल। यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि OS डज नॉट मेंटेन वर्चुअल मेमोरी स्टेट। ठीक है, ऑन अ पर थ्रेड बेसिस OS डज नॉट मेंटेन अ वर्चुअल मेमोरी स्टेट। ओके, सो देखो, वर्चुअल मेमोरी स्टेट का मतलब क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या होता है? इट्स अ मेन मेमोरी। ठीक है, पर थ्रेड बेसिस पर ओएस वर्चुअल मेमोरी स्टेट को नहीं मेंटेन करता है। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि इट इज ऑलवेज हैविंग द वर्चुअल मेमोरी थ्रेड। ओके, वो हमेशा इंडिविजुअल थ्रेड के ऊपर नहीं होती है, वो हमेशा जो रहती है वो कॉमन रहती है। ओके, सो हमेशा जो वर्चुअल मेमोरी है, विच इज द मेमोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके, वो हमेशा पर थ्रेड में अपने पास कॉमन
नहीं रहती है, इट इज ऑलवेज बेसिकली कॉमन फॉर ऑल. ओके, सो ऑप्शन सी, it's basically related with the virtual memory, which is likewise of a main memory, okay, which is common for all threads. क्योंकि ये आपकी मेन मेमोरी है, ये पर्टिकुलर हर पर्टिकुलर प्रोसेस अपनी जगह पे लेता है, हर प्रोसेस उस वर्चुअल मेमोरी में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेता है, लेकिन वो चीज थ्रेड्स नहीं लेती. जो प्रोसेस की कॉमन लिया है उसी पर्टिकुलर को शेयर करती है. ओके, सो दैट्स व्हाई योर आंसर वुड बी बेसिकली सी. ओके, डी नहीं आएगा क्योंकि ओनली है. सो देखो, ए और डी दोनों आपके आंसर आ सकते थे इफ द ओनली वॉज नॉट देयर. ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ए और डी बोथ कैन बी योर आंसर इफ ओनली इज नॉट देयर, क्योंकि वो पर थ्रेड बेसिस में सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन भी रखता है कि भाई किसको मुझे कब शेड्यूल करना है. ये सीपीयू भी इंटरनल प्रोसेस भी उसको मैनेज करता है. ठीक है, दूसरा, कौन सा पर्टिकुलर रजिस्टर है हर एक पर्टिकुलर स्टेट का, जो रजिस्टर स्टैक होते हैं वो भी पर्टिकुलर हर थ्रेड में मेंटेन रहता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वो दोनों रहता है, बट ओनली नहीं आना चाहिए. ओनली मतलब सिर्फ वही और कुछ भी नहीं. ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए. इफ दैट इज द केस, अगर आप ओनली नहीं होता तो ए या डी दोनों आंसर में आपका आ सकता. सिंपल. सो बेसिकली द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. हमारे पास क्या है कि पर थ्रेड बेस में कितना चीजें मेंटेन होता है वो अपने को समझना है. तो पर थ्रेड बेसिस में सीपीयू रजिस्टर स्टेट मेंटेन होता है. हाँ, हर एक थ्रेड का अपना खुद का रजिस्टर होता है, लेकिन सिर्फ सीपीयू रजिस्टर नो, नॉट ओनली सीपीयू रजिस्टर. सीपीयू रजिस्टर के अलावा बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे स्टैक भी रखता है वो. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें भी वो रखता रहता है. ओके, सेपरेट स्टैक फॉर ईच थ्रेड, वो हर एक थ्रेड के लिए सेपरेट स्टैक बनाता है, क्योंकि देखो हर एक थ्रेड का अपना खुद का सेपरेट स्टैक होता है. जब भी आपको ऐसा थ्रेड का क्वेश्चन आता है ना, तो ये डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझना. ठीक है, जहां पे आपको आइडिया आ सकता है कि भाई हर थ्रेड में क्या क्या चीजें कॉमन होती है. तो कॉमन होती है कोड, डेटा, रिसोर्सेज, ये सब चीजें कॉमन रहती है. ठीक है, और जो कॉमन नहीं रहती वो सब चीजें कौन कौन सी हो सकती है, तो इट वुड बी बेसिकली दिस रजिस्टर, जिसमें हर थ्रेड अपना खुद का रखता है. सो बेसिकली हर थ्रेड अपने खुद के पास सिर्फ अपनी खुद का मेमोरी रखेगा, जहां पर वो उसका प्रोसेसिंग होगा, अपनी खुद की इंफॉर्मेशन, अपनी खुद की मेमोरी, वो मेन मेमोरी में कोई हिस्सा नहीं देगा. सो बेसिकली हम लोग के पास क्या होता है, थ्रेड तीन चीज का रखती है, विच इज कोड, डेटा, रिसोर्सेस. ओके, सो बेसिकली ये ग्लोबल वेरिएबल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, विच इज योर डेटा, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स, जो भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के स्पेसिफिक लोकल वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स है. ठीक है, हीप बेसिकली आपकी प्रोसेस की मेमोरी होगी, विच इज बेसिकली योर प्रोसेस मेमोरी, विच कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट एज अ मेन मेमोरी. मतलब ये एक मेन मेमोरी का ही एक पार्ट हो गया, हर प्रोसेस मेन मेमोरी का ही पार्ट लेता है, और ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंट एज अ वर्चुअल मेमोरी. Okay, so this is the main concept related to these. So you can say that both of these would be shared by every thread. Okay, so हर थ्रेड ये दोनों में से कोई दोनों की दोनों चीजें को शेयर करेगा ही करेगा. ओके, सो बेसिकली क्या होता है, व्हाट दे आर सेइंग टू से हियर, सीपीयू के पास दो मोड है, एक प्रिविलेज और एक नॉन प्रिविलेज. प्रिविलेज को हम बेसिकली कर्नल मोड भी कह सकते हैं, इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट एज अ कर्नल मोड. नॉन प्रिविलेज इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज अ यूजर. ठीक है, जिसको कोई इतने ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं होता. इन द ऑर्डर टू चेंज द मोड फ्रॉम द प्रिविलेज टू नॉन प्रिविलेज, सो बेसिकली क्या है, आपके पास एक है यूजर मोड टू कर्नल मोड. ठीक है, यूजर से कर्नल मोड अगर आप पर्टिकुलरली करोगे तो ये तो बहुत सिंपल है, विच इज आवर सिस्टम कॉल्स. ओके, जब भी कोई यूजर कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम को कॉल करेगा तो वी आर हैविंग फ्रॉम यूजर टू कर्नल. ठीक है, सो मतलब फ्रॉम नॉन प्रिविलेज टू प्रिविलेज वी आर डूइंग अ पर्टिकुलर सिस्टम कॉल.
ओके, सो फ्रॉम प्रिविलेज टू नॉन प्रिविलेज कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहां पर कर्नल है। ओके, मैं कर्नल मोड पे हूं, तो कर्नल मोड से अगर मुझे जाना है टू यूजर मोड, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इफ आई नीड टू गो फ्रॉम अ पर्टिकुलर कर्नल मोड टू यूजर मोड, व्हाट ऑल थिंग्स आई वुड रिक्वायर टू डू? ठीक है, एनीबडी? एक बार फिर से सोचो, क्या करना चाहिए? उल्टा। सो क्वेश्चन में आपको उल्टा पूछा है, सिस्टम कॉल से यूजर टू कर्नल जाओगे, आपको पूछा है फ्रॉम प्रिविलेज टू नॉन प्रिविलेज। एनीबडी? सो देखो, हार्डवेयर इंटरप्ट जब भी मेरा आता है तो हार्डवेयर बेसिकली यहाँ पे हैंडल होता है। हार्डवेयर मेरा यहीं पे हैंडल होता है, तो मैं उसी में हूं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरी कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो मैं उसी मोड में हूं, तो मेरी उसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जब भी मेरी कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन की जरूरत हो, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी ये दोनों की दोनों हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं हार्डवेयर इंटरप्ट आ रहा है या प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है, दोनों केस में, इन बोथ द केस फ्रेंड्स, आई वुड नॉट रिक्वायर टू गो टू द यूजर मोड। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल, आपके ये दोनों आंसर हट जाएंगे, ए और सी। ओके, अब जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब क्या है कि मुझे कुछ सॉफ्टवेयर में काम है, सॉफ्टवेयर मतलब इट इज बीन हैंडल एट द यूजर लेवल। ठीक है, और नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन आती है, नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन भी आपकी यूजर लेवल पे होगी। ओके, तो बेसिकली दोनों केस में देर इज अ चांस कि आप कर्नल टू यूजर जा सकते हो। सो फ्रैंकली दोनों आंसर सही है, ठीक है, विच कैन बी देयर। लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को सही 100% आंसर मोस्ट ऑप्टिमल केस में इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ओएस भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और अगर ये सॉफ्टवेयर, अगर ओएस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, देन सम ऑफ दिस इंटरप्ट, सम ऑफ दी ओएस इंटरप्ट, ओएस interrupt are handled at hardware only. Okay, are handled at kernel only. ठीक है, जैसे कि ओएस को मैंने बोला कि भाई मुझे कोई फाइल ओपन करनी है, तो वो बेसिकली कहाँ पे जाएगा? इट विल गो टू द सिग्नल टू दिस पर्टिकुलर कर्नल लेवल और वहां से वो फाइल को उठाएगा। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस कैन हैपन एट अ कर्नल लेवल। तो उसमें आपको 100% ऐसा नहीं है कि करना है। अगर ये ओएस के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, देन तो उसको यूजर लेवल पे जाना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर ओएस हुआ तो कभी कभी ये सिनारियो बन सकता है, दैट्स वाई दिस वुड बी दैट। ओके, सो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग को वहां पर जाना है जहां पर आपका यूजर मोड है। यूजर मोड में जाने से पहले व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन द प्रिविलेज, सॉरी द नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डूइंग दिस। ओके, अगर ये एमएसक्यू क्वेश्चन होता तो आपका बी और डी दोनों आंसर सही होता, क्योंकि इस केस में भी हो ही सकता है। ठीक है, इफ इट इज एन एमएसक्यू इट वुड बी बी एंड डी, लेकिन ये एमसीक्यू था तो आपको ऑप्टिमल सिलेक्ट करना है, दैट्स व्हाई इट वुड बी टी। ओके, सो ऑप्टिमल इज ऑलवेज बेसिकली टी। ओके, बहुत ही सिंपल है। सो आपको क्या बोलना है? प्रीएम्प्टिव बोलना है। प्रीएम्प्टिव का मतलब ही क्या होता है कि रेडी टू रनिंग, वो तो वैसे भी किसी में भी हो सकता है, और रनिंग टू रेडी, ये दोनों तो जो चीज है वो प्रीएम्प्टिव में ही होता है। ओके, जब भी मैं यहाँ से ब्लॉक्ड पे जाऊंगा, तो ब्लॉक्ड से मैं वापस रनिंग पे जा ही नहीं सकता। आई कैन नेवर गो फ्रॉम ब्लॉक टू रनिंग डायरेक्टली, इट्स डायरेक्टली नेवर पॉसिबल। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास जो पॉसिबल होगा वो सिर्फ ये होगा। ओके, सो इट वुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री। सो आंसर वुड बी बेसिकली 1 2 and 4।
दिस इज अवर एंड रिलेटेड विद द फर्स्ट पार्ट विच इज द प्रोसेस मैनेजमेंट. अब तक हमने पहला पार्ट समझा ओएस का विच इज द प्रोसेस मैनेजमेंट, ये उसका एंड था. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, now we will start to understand the second part of the operating system, which is synchronization and deadlock. उसमें सबसे पहले हम लोग सिंक्रोनाइजेशन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि हाउ डज दिस सिंक्रोनाइजेशन वर्क्स. सो सिंक्रोनाइजेशन इज बेसिकली अ प्रॉब्लम. ये क्या है? एक प्रॉब्लम है. और ये प्रॉब्लम क्या कहता है कि देयर कैन बी a chance of inconsistent data or inconsistent data output when multiple processes are executing concurrently. ओके, तो जब भी ऐसा अपने पास सिनारियो बनता है कि बहुत सारी प्रोसेसेस है जो कॉन्करेंटली वर्क करती है, ओके, तब अपने पास ऐसा इश्यू आ सकता है. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. देखो, हमारे पास दो प्रोसेस है, दोनों ने एक पर्टिकुलर शेयर्ड वेरिएबल लिया है. लेट्स से हम एक ही वेरिएबल की बात करते हैं, शेयर्ड वेरिएबल विच इज काउंट. ओके, हम लेते हैं काउंट की इनिशियल वैल्यू 5 है. दिस इज माय इनिशियल वैल्यू ऑफ ए काउंट. ओके, अब ये जो P1 है, लेट्स से इट इज डूइंग सम ऑपरेशन और ये करता है काउंट प्लस प्लस. ये P2 है, ये भी कुछ ऑपरेशन करने के बाद इट इज डूइंग काउंट माइनस माइनस. ओके, सो बेसिकली अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे तो ये एक ऑपरेशन आपको लगेगा. हमने क्या किया? बेसिकली हमने जो भी वैल्यू काउंट की थी, हमने उस पर्टिकुलर की वैल्यू को एक से बढ़ा दिया. ठीक है, हमने जो काउंट की वैल्यू थी, उस काउंट की वैल्यू को हमने पर्टिकुलरली एक से बढ़ा दिया. अब ये जब बाइनरी लेवल पे जाएगा, ठीक है, जब बाइनरी कोड में ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या होगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? रीड काउंट करेगा कि काउंट की वैल्यू क्या है. उसके बाद उस काउंट को वो अपडेट करेगा. ठीक है, दोनों केस में जब भी वो बाइनरी लेवल पे जाएगा, ठीक है, तो पहले वो काउंट में जो वैल्यू होगी उसको रीड करेगा. ठीक है, देन इट विल अपडेट द वैल्यू ऑफ द काउंट. सो बेसिकली जो हमारे लिए एक ऑपरेशन लग रहा है विच इज काउंट प्लस प्लस, ओके, ये बेसिकली होते हैं दो अलग अलग ऑपरेशन. ठीक है, सो समझ लो यहां पर 2 मिनट कि भाई यही प्रोसेस P1 है, यही प्रोसेस P2 है. उसने पहले रीड किया काउंट की वैल्यू, ठीक है, एंड देन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 किया. ठीक है, इसने भी पहले रीड किया काउंट की वैल्यू, अब इसने भी काउंट इक्वल टू काउंट -1 किया. ठीक है, यहां पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है. ओके, अब ये जो दो प्रोसेस है, बोथ कैन एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम. बोथ कैन एग्जीक्यूट
एट सेम टाइम, मतलब पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये दोनों सीक्वेंशियल फॉर्मेट में एग्जीक्यूट हो रही है, सीक्वेंशियल फॉर्मेट में एग्जीक्यूट हो रही है अगर, तो होगा क्या, पहले P1 आएगा, वो काउंट की वैल्यू बढ़ा के कर देगा 6, फिर P2 आएगा जो काउंट की वैल्यू वापस बढ़ा के कर देगा 5, तो फाइनली काउंट की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि पहले P2 आएगा जो काउंट की वैल्यू कम करके कर देगा 4, और ये उसी पर्टिकुलर काउंट की वैल्यू बढ़ा के कर देगा 5। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, लाइक बोथ आर हैविंग द वैल्यू 5। ठीक है, सो फाइनल आउटपुट आपका सेम है। ओके, बट देयर माइट बी अ प्रॉब्लम कि भी पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ बाद में कौन सा एग्जीक्यूट हुआ। ओके, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम लाइक दिस। अब होता क्या है कि ये जो पर्टिकुलर काउंट है, इसने जो पर्टिकुलर काउंट लगाया वो इसके लिए था। ठीक है, मान लो पहले P1 आ गया तो P1 बाकी जो भी ऑपरेशन करेगा वो अपनी उस काउंट की वैल्यू की वजह से करेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि उसने उसी काउंट को रीड किया है जो काउंट का डेटा था। ये जो ऑपरेशन करेगा वो काउंट का वैल्यू 5 के ऊपर से करेगा। दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि देयर कैन बी इंटरलिविंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरलिविंग। अब पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरलिविंग क्या होता है, ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरलिविंग मीन्स व्हाट, कि मेरा पहले P1 का रीड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो उसने काउंट की वैल्यू कर दी चलो 5, फिर सीधा कंटेक्स्ट स्विच हो गया एंड P2 एग्जीक्यूट हुआ आफ्टर फ्रॉम द कंटेक्स्ट स्विचिंग। इसने भी रीड किया, वैल्यू थी 5, फिर उसने -1 कर दिया 4, ये आगे बढ़ा। अब इसने क्या किया, इसके पास तो रीड वैल्यू 5 ही थी। आफ्टर सम टाइम जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये 4+1 नहीं करेगा, क्योंकि इसने इतना इतना रीड करके रखा था, तो ये 5+1 6 कर देगा वैल्यू। ओके, जो आइडियली होनी चाहिए 5 वैल्यू, यहां प्रॉब्लम क्या हो गया कि बिकॉज उसने पहले उसको रीड करके रखा था, अब जाके वो उसका काम कर रहा है, इन बिटवीन P2 पूरा एग्जीक्यूट हो गया, बट दिस वैल्यू इज नाउ अपडेटेड एज 6, so this is wrongly updated. Okay, so this type of inconsistency problem can happen. So basically इसको हम क्या कहते हैं कि जो भी P2 ने रीड राइट जो भी किया, ये पूरा के पूरा लॉस्ट हो गया। Okay, this is entirely lost. Okay, or you can say it is the lost update problem. Okay, everybody able to understand this? ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो जिसको भी नहीं समझा हो। P1 के अंदर पहले रीड होता है, देन काउंट इक्वल टू काउंट +1 होता है। P2 में भी पहले रीड होता है, काउंट इक्वल टू काउंट -1 होता है। अब P1 ने मान लो कि इतना रीड कर लिया, रीड के बाद कंटेक्स्ट स्विच हो गया, कंटेक्स्ट स्विच होकर सीधा P2 पे चला गया। P1 ने अभी तक कुछ अपडेट नहीं किया, P2 रीड करेगा, उसकी वैल्यू 5 मिल जाएगी, वो -1 कर देगा। व्हाट डज P2 विल डू, P2 विल डू -1, क्योंकि उसका लॉजिक है कि वो काउंट इक्वल टू काउंट -1 करता है, इट्स अ कोड ऑफ P2। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, ये -1 कर देगा तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ेगा, लेकिन कभी ना कभी P1 आएगा, जब P1 आएगा तो उसने काउंट की वैल्यू 5 ऑलरेडी रीड करके रखी है, उसको नहीं पता कि इन बिटवीन P2 ने काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दिया है। ओके, सो इट विल रीड द वैल्यू ऑफ काउंट एज इक्वल टू 5, जो वही 5 होगा, और उसी के ऊपर वो इंक्रीमेंट करेगा। सो द सेम +1 कंसेप्ट विच इज वाज देयर।
ओके, जो हमने आया था काउंट प्लस प्लस से। तो दिस सॉल्यूशन, इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसको हम जनरली कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। द सॉल्यूशन टू दिस इज अ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर में क्या हो रहा है, ये दोनों ने शेयर्ड वेरिएबल लिया था काउंट काउंट करके। ओके, दोनों पर्टिकुलर ने क्या लिया था, वी हैव टेकन अ पर्टिकुलर शेयर्ड वेरिएबल। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर शेयर्ड वेरिएबल था, वी say the solution is basically a critical section. The critical section is what? Is a section of a particular program which, okay, section of a particular program where the process or which the process used to access the shared resources. तो जो भी आपके पास शेयर्ड रिसोर्सेज है उसको एक्सेस करने का काम आपका रहता है क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, एंड इट विल रिजॉल्व विच प्रॉब्लम, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं रेस कंडीशन। ओके, सो रेस कंडीशन को बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ओके, सो इट्स अ कंडीशन व्हेन द फाइनल आउटपुट is dependent on the order of execution of the process. Okay, so it's a condition where the final output is dependent on the order of execution of the process. ओके, तो जो भी अपना प्रोसेस का ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, जैसे मैंने बताया था कि भाई अगर मैं इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मेरे को 5 आएगा फाइनल आउटकम। अगर मैं ऑर्डर थोड़ा चेंज कर देता हूं तो मेरा आउटकम आ जाएगा 6। ओके, so sometimes other way you can also get some outcome which can be 4. Okay, so there can be multiple type of things can happen. Yeah, now critical section क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान से पहले समझ लो। So it's a shared portion of the code. Okay, or you can say the shared portion of code in program. तो एक प्रोग्राम में जहां पर भी शेयर्ड पोर्शन आता है उसको हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। ओके, अब रियल वर्ल्ड में समझ लो कि आप कोई कोड करते हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मल्टीपल जगह पे आप कोई शेयर्ड वेरिएबल को, मतलब ऐसा कोई ग्लोबल वेरिएबल है, उस वेरिएबल को मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो इनसाइड द प्रोग्राम। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि भाई एक प्रोग्राम में एक ही क्रिटिकल सेक्शन होगा। ठीक है, सो in the real world you can say, in real world we can have multiple critical section, multiple critical sections in the program. ठीक है, सो एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शंस हो सकते हैं, बट यहां पर, बट हियर we consider a single critical section just for understanding. CS का मतलब होता है क्रिटिकल सेक्शन, इसको काउंटर स्ट्राइक मत समझ देना फ्रेंड्स प्लीज। ओके,
सो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक क्रिटिकल सेक्शन की बात करते हैं। तो हम लोग कैसा समझते हैं कि हमारा जो अभी प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा है। ओके, वी आर हैविंग फर्स्ट इज द एंट्री सेक्शन, इसको हम लोग कहेंगे एंट्री सेक्शन। The second is basically your critical section, which is our main critical section. And the last one is your exit or remainder section. इसको हम कहेंगे exit और remainder section. ठीक है, so we consider it to be only one. बट याद रखना है ऐसे रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा जो हम लोग एक के लिए कंसेप्ट कर रहे हैं उसे हर एक पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन के लिए कंसेप्ट करना पड़ेगा। ओके, बट फॉर नाउ वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन जस्ट फॉर द सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि भाई वो सिर्फ एक ही क्रिटिकल सेक्शन होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन जिसको भी नहीं समझा है ध्यान से समझ लो, वो उस पोर्शन ऑफ कोड है जहां पर हम लोग शेयर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं। अ वेरी सिंपल रूल, जो उस पर्टिकुलर जहां पर हम लोग शेयर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज अवर क्रिटिकल सेक्शन। अ वेरी सिंपली। ओके, नाउ ये जो क्रिटिकल सेक्शन है उसकी कुछ कंडीशंस है। द CS हैज सम कंडीशंस, उसकी खुद की कुछ कंडीशंस है। ओके, जो फॉलो होना जरूरी है फॉर रेस कंडीशन सॉल्यूशन। ठीक है, विच आर मेजरली 4। सबसे पहले आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओके, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? Mutual exclusion means that only one process in a critical section at a particular time. इसका मतलब क्या होगा? ये क्या गारंटी देता है? Only one process in critical section at a time. ओके, सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे हो सकती है। ओके, दैट्स व्हाट इज मीन सेइंग। क्योंकि अगर मान लो कि एक से ज्यादा प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में चली गई एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, तो वापस ये प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, जैसा प्रॉब्लम हमने यहाँ देखा था कि भाई देखो ये रीड काउंट है, ये रीड काउंट है, तो उसने किया क्या बेसिकली, इसने आधा देखा। ओके, फिर उसके बाद ये पूरा हो गया, फिर ये हो गया, दो प्रोसेस अगर चलेगी तो अगेन इट्स द सेम प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई इसका सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ओनली वन प्रोसेस इन अ क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। ओके, प्रोग्रेस, इफ नो प्रोसेस इज इन क्रिटिकल सेक्शन, if no process in CS at a time and some process wants to enter and some process wants to enter। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो कोई प्रोसेस जा सकती है क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, बट द कंसेप्ट इज some process wants to enter, the decision about which process should enter should not be delayed indefinitely। ठीक है,
तो वो डिसीजन किसमें कौन सी प्रोसेस जाएगी, क्योंकि देखो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो किसी ना किसी को तो जाना ही जाना है। अब कौन सी जाएगी ये डिसीजन लेना कभी भी लंबे समय तक चलता नहीं रहना चाहिए, वरना कोई प्रोसेस जा ही नहीं पाएगी और कोई प्रोग्रेस करेगा ही नहीं। ठीक है। तीसरा आता है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या कहता है कि देर मस्ट बी अ बाउंड on number of processes allowed to enter critical section okay after a process has requested and before that request is granted। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन है, किसी भी प्रोसेस P1 को अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो उसको पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम जा सकती है। ठीक है। सो मान लो कि उस टाइम पे उसको अलाउ नहीं किया गया। ठीक है। और किसी और प्रोसेस लेट्स से P2 को अलाउ किया गया टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, इट इज बीइंग अलाउड। ओके, उसके बाद मान लो कि P3 आ गया जिसकी प्रायोरिटी हाई है, उसने भी क्रिटिकल सेक्शन में जाने की डिमांड की। ठीक है, उसको भी अलाउ कर दिया गया। तो सिमिलरली ऑल P4 P5 इस तरह से प्रोसेस आती गई और सबको अलाउ किया गया, तो हो जाएगा कि P1 वुड बी स्टार, ये स्टारवेशन में चली जाएगी, मतलब ये वेट ही करती रहेगी, उसको कभी क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। सो कहने का मतलब है कि अगर P1 रिक्वेस्ट करता है और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट होने के बीच में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इनफाइनाइट प्रोसेस चलती जाए चलती जाए चलती जाए आती जाए आती जाए आती जाए और P1 हमेशा वेट ही करता रहे। ओके, सो दिस इज द थर्ड कंडीशन ऑफ दिस। ओके, सो एवरीबडी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सिर्फ एक प्रोसेस हो सकती है क्रिटिकल सेक्शन में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड, प्रोग्रेस, अगर कोई भी नहीं है और किसी को जाना है तो किसको जाना है उसका डिसीजन लेने में बहुत लंबा टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट्स द सेकंड वन। थर्ड वन कि भाई अगर कोई प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया और वो प्रोसेस रिक्वेस्ट ग्रांट हुई है तो उस दोनों के बीच में कोई नंबर ऑफ प्रोसेस में एक बाउंड होना चाहिए कि हम इससे ज्यादा प्रोसेस नहीं जाने दें। और आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है, दिस शुड वर्क फॉर ऑल प्रोसेस, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई प्रोसेस ऐसी है जो सिर्फ सिस्टम प्रोसेस है तो मैं उसी को अलाउ करूंगा, या कोई प्रोसेस ऐसी है जो कोई यूजर प्रोसेस है जो इसकी यूजर की रिक्वेस्ट यूजर प्रोसेस है उसको मैं अलाउ नहीं करूंगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। दिस शुड वर्क फॉर ऑल द प्रोसेसेस। मतलब वो कोई स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ओके, या एक ही प्रोसेस हुई तो भी दिव्य सीएस तो होगा। ठीक है, एक ही प्रोसेस अगर हुई तो भी सीएस तो होगा, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट कर रही है तो फिर ये सब रामायण करने की जरूरत ही नहीं है। इफ इट इज अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम वेर यू विल हैव ओनली वन प्रोसेस इन द रेडी क्यू, देन यू डोंट रिक्वायर टू थिंक ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जब मल्टीपल प्रोसेसेस है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ पे एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है, मतलब बारी बारी से, मतलब नॉट इन द सेम टाइम एग्जैक्टली, बट बारी बारी से, कभी पहली हुई कॉन्टेक्स्ट स्विच करके दूसरी हुई, वापस वापस पहली हो गई, अगर ऐसा कोई सीन रहता है तभी हमारा ये सब चीजें की जरूरत है, और रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। ठीक है, सिंपल, रियल वर्ल्ड में भी वी आर हैविंग दिस सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, कभी भी अगर आप देखोगे कि अगर ऐसा हुआ कि आपने क्रोम को चालू किया, क्रोम को बंद करने के बाद ही आप कुछ और ओपन कर सकते हो, तो दैट्स हाउ द सिंगल प्रोसेस कंसेप्ट है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी अभी भी अगर आप देखोगे तो आपके सिस्टम में 10 चीजें चल रही है। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस सिस्टम इज बीइंग डिजाइन्ड। ओके, तो उसके अंदर
कुछ कॉमन रिसोर्सेज है, कुछ कॉमन मेमोरीज है, कुछ कॉमन फाइल्स है जो हर कोई एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। दैट्स हाउ दिस सिनारियो वर्क्स। तो अगर कुछ भी कॉमन हर कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, देन वी शुड नेवर बी अलाउड इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। देखो बी की आपको इनिशियल वैल्यू दे के रखी है विच इज बेसिकली 2, विच इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ बी। ओके, सो बी इज इक्वल टू 2 इनिशियली। अगर मैं पहले पूरा P1 एग्जीक्यूट करूंगा तो सी क्या हो जाएगा 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 इंटू सी मतलब 2। फिर मैं P2 अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो D इज इक्वल टू 4 एंड B इज इक्वल टू D माइनस 1 विच इज 3। ओके, तो एक तरीका ये हो गया। अब मैं अगर पहले P2 कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू 2 इंटू बी विच इज 4 एंड देन B इज इक्वल टू 3। फिर मैं P1 करता हूं, ठीक है, एंड कैन ऑर्डर इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू बी माइनस 1, तो C की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 विच इज 2 एंड B की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली इट वुड बी 2 इंटू सी विच इज 4। सो देखो दो अलग अलग ऑर्डर में मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरा फाइनल आउटकम थोड़ा सा अलग आ गया। तो दिस कैन बी वन पॉसिबल आउटकम, दिस कैन बी अनदर पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो ये तो मैंने उसका पैरेलल एग्जीक्यूशन किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले P1 का एग्जीक्यूट हो जहाँ पे C इज इक्वल टू बी माइनस 1 हो जाए। तो C इज इक्वल टू बी माइनस 1 हो गया विच इज बेसिकली इक्वल टू 1। फिर मेरा P2 एग्जीक्यूट हो रहा है जहाँ पे D इज इक्वल टू 2 इंटू बी, सो D की वैल्यू हो गई 4 एंड B की वैल्यू हो गई D माइनस 1 विच इज 3। ओके, और यहाँ पर वापस उसके बाद मेरा P1 का बाकी का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा जहाँ पे B इज इक्वल टू 2 इंटू सी, सी की वैल्यू 1 है। ओके, तो हम उसी पर्टिकुलर 1 के हिसाब से B की वैल्यू करेंगे, सो 2 इंटू सी विच इज 2। सो दिस कैन बी वन अनदर वैल्यू ऑफ इट। इस तरह से अपने को फाइंड करनी है कितनी डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यूज वो प्रोवाइड कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है भी। बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं हम। पहले ऐसा भी कर सकते हैं कि P2 को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू बी विच इज 4। उसके बाद मैंने वापस P1 एग्जीक्यूट किया तो P1 क्या आ जाएगा C इज इक्वल टू बी माइनस 1 विच इज 1 एंड यहाँ मेरा B की वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू सी विच इज 2। फिर वापस मैंने अपना P2 एग्जीक्यूट किया। ओके, सो बी की डी की वैल्यू कितनी थी 4, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3। सो दिस इज सेम एज दिस। तो इस तरह से आप करोगे तो बहुत सारे तरीके से यू कैन एबल टू डू इट। ओके, सो योर आंसर वुड बी 3। कि 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपको मिलेगी, ठीक है। एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? या तो आप यहाँ पे बीच में ब्रेक कर सकते हो या तो यहाँ बीच में ब्रेक कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसको मैंने ब्रेक किया फिर यहाँ पे गया, फिर इसको मैंने ब्रेक किया, फिर वापस इधर गया, फिर वापस इधर आया। दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो मैंने पहले P1 किया, P1 में मैंने C की वैल्यू निकाली विच इज B माइनस 1 विच इज 1। फिर मैं सीधा P2 चला गया, फिर P2 में मैंने D की वैल्यू निकाली विच इज 2 इंटू बी विच इज 4। ओके, फिर वापस मेरा P1 चला गया तो B की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू सी विच इज 2। ओके, और इधर भी वापस मेरी B की वैल्यू हो जाएगी D माइनस 1, D की वैल्यू 4 थी तो 3। ओके, सो इस तरह से हम मल्टीपल तरीके से भी उसको रन कर सकते हैं। Okay, so final value would be changed based on your execution. थोड़ा दिमाग भट गया हो ऐसा हो सकता है कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली वी आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। Synchronization is basically a problem which we call as a race condition. रेस कंडीशन क्या होती है
कि फाइनल आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, उसका हमने एक सॉल्यूशन सोचा, ठीक है, विच इज बेसिकली अ क्रिटिकल सेक्शन। उस क्रिटिकल सेक्शन में 4 कंडीशंस थी, जो हमने चारों 4 कंडीशन दिखाई, विच इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग एंड द फोर्थ वन वाज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के, ये जो है इसकी 4 कंडीशन, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास मेजरली 4 सॉल्यूशंस हैं। ओके, विच इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, then we have a hardware solution, okay, then we have semaphores, and the last one are monitors. Okay, software solution, hardware solution, semaphores and monitors. ठीक है, ये 4 चीज हमारे पास रहती है फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, सो अगर मैं देखूं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, इट वर्क्स ऑन द सॉफ्टवेयर लॉजिक। ये it is based on the hardware signaling. Semaphores, it is also a standard hardware solution, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इज बेसिकली एफिशिएंट सेमाफोर। ओके, बट ये जो मॉनिटर है वो इतना गेट में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप चाहो तो मॉनिटर को स्किप भी कर सकते हो, विच इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट इनसाइड गेट। सो गेट में अगर मैं इंपॉर्टेंस बोलूँ तो सॉफ्टवेयर, और यू कैन से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी कभार आता है, बट यू कैन यू कैन स्किप इफ रिक्वायर दिस। इसको भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट इन दोनों को स्किप मत करना। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंडीशन विच वी आर डूइंग। अब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बेसिकली बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लॉजिक बनेगा। ओके, सो वी कैन इम्प्लीमेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दिस इज बेस्ड ऑन द लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे ये लॉजिक के बेस पर है, तो वी कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम इसका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सी प्रोग्राम की लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, बट यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द रियल वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पर द फर्स्ट सॉल्यूशन, और यू कैन से द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन, विच इज वी कॉल्ड एज अ टू प्रोसेस फ्लैग सॉल्यूशन। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है ध्यान से समझने की कोशिश करना फ्रेंड। हमारे पास बेसिकली 2 प्रोसेसेस है। ओके, यहाँ पे नहीं, काम करते हैं न्यू पे ही करते हैं। इग्नोर दिस वन, लेट्स डू इट इन द न्यू वन। P0 एंड P1, सॉरी, 2 प्रोसेसेस है। ये उसी चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसमें थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी इसके लिए। ठीक है, P0 एंड P1 ये दोनों चीज है। वी आर टेकिंग अ पर्टिकुलर फ्लैग एरे।
हम लोग एक ग्लोबल फ्लैग एरे को ले रहे हैं, ग्लोबल फ्लैग एरे ऑफ लेंथ 2। ओके, उसकी 0 पे भी वैल्यू फॉल्स है विच इज एफ एल एस ई, एंड उसके 1 पे भी वी आर हैविंग अ फॉल्स वैल्यू। ओके, तो हम लोग दो पर्टिकुलर ले रहे हैं, 0 इज ऑल्सो हैविंग अ फॉल्स वैल्यू एंड 1 इज ऑल्सो हैविंग अ फॉल्स वैल्यू। ओके, सो प्रोसेस P0 समझता है कैसे वर्क करता है। वाइल ट्रू मतलब हम बेसिकली ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी, जब तक ये प्रोसेस को एग्जीक्यूशन होना है, तब तक ये एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लैग ऑफ 0 को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, वेरी सिंपल कोड। ओके, जब तक फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू ट्रू है, इट विल बी डूइंग नथिंग। ये मतलब सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, वो कुछ भी काम नहीं करेगा, फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ओके, उसके बाद वो कहां पे जाएगा, इट विल बी गोइंग टू द क्रिटिकल सेक्शन, एंड हियर वी आर हैविंग अ फ्लैग ऑफ 1 इक्वल टू फॉल्स। ओके, सो बहुत सिंपल सा गेम है। ये अपना जो पोर्शन है, यहां से यहां तक का पोर्शन, उसको मैं इनिट कंडीशन बोल देता हूं, विच इज माई इनिट सेक्शन। ये है कंडीशन, ये मेरी जो है, ये मेरी क्या है, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन, एंड दिस इज माई एग्जिट सेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक पूरे प्रोग्राम को 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ओके, विच आर बेसिकली एंट्री सेक्शन, जिसको मैं इनिट सेक्शन बता सकता हूँ, क्रिटिकल सेक्शन एंड एग्जिट सेक्शन। ओके, फ्लैग इक्वल टू फ्लैग ऑफ 0, ठीक है, यहां पर फ्लैग ऑफ 0 हो जाएगा। जहां पर हमने जिसको ट्रू किया उसी को, सिमिलरली ये कंसेप्ट यहां पर भी ऐसा ही बनेगा। फ्लैग ऑफ 1 को मैं पहले ट्रू कर दूंगा। ठीक है, जब तक फ्लैग ऑफ 0 चलता आ रहा है, तब तक दिस वी आर हैविंग द क्रिटिकल सेक्शन, एंड देन अगेन फ्लैग ऑफ 1 इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं यहां पर, सेम लॉजिक। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, वी आर ट्राइंग टू अचीव कि जब जिसका फ्लैग होगा, मान लो कि इनिशियली ये फ्लैग ऑफ 0 इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, तो ये कहां चला जाएगा, ये फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू इनिशियली फॉल्स है। मान लो सबसे पहले P0 आ गया, फ्लैग ऑफ 0 एंड फ्लैग ऑफ 1 दोनों की वैल्यू इनिशियली फॉल्स है, तो उसने अपने खुद के फ्लैग को ट्रू किया। खुद के फ्लैग को ट्रू किया का मतलब क्या, वो बता रहा है कि भैया आई एम द प्रोसेस विच इज गोइंग इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फ्लैग ऑफ 1, अगर फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू ट्रू है, मतलब उससे पहले ऑलरेडी फ्लैग ऑफ 1 क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक है, तो वो वेट करेगा। ओके, सो अगर फ्लैग ऑफ 1 क्रिटिकल सेक्शन में होगा, ठीक है, वो अपनी वैल्यू ट्रू करके ही वो क्रिटिकल सेक्शन में गया होगा, तो इट विल वेट फॉर इट। ठीक है, जैसे ये क्रिटिकल सेक्शन के बाहर जाएगा, अपना फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर देगा। जैसे ये फॉल्स कर देगा, ये वापस यहाँ पे देखेगा, कंटेक्स्ट स्विच हुआ, इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने देगा। मान लो वापस P1 आया, वो फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू ट्रू, लेकिन ये वेट करता रहेगा। ठीक है, किसके लिए वेट करेगा, इट विल बी वेटिंग फॉर दिस। ठीक है, सो हर बार at a time we can have only one flag inside a particular critical section. Okay, सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ओके, अगर फ्लैग ऑफ 1 ट्रू हुआ तो ये इनफाइनाइट लूप में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, इट विल नेवर गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। और अगर फ्लैग ऑफ 0 ट्रू हुआ तो ये भी इनफाइनाइट लूप में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, इट विल नेवर गो टू द क्रिटिकल सेक्शन।
ओके, सो आई कैन से कि भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर आपका एक्टिव हो जाएगा. ओके, यू विल हैव अ पर्टिकुलर म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी. ओके, लेकिन द प्रॉब्लम इज ऑफ प्रोग्रेस. यहां पर आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगा. कैसे? फ्लैग ऑफ जीरो की वैल्यू ट्रू हो गई, फ्लैग ऑफ वन की वैल्यू ट्रू होगी. मान लो जीरो के बाद सीधा कंटेक्स्ट स्विच हो गया इधर, दोनों फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो गई तो बोथ वुड बी वेटिंग हियर. ठीक है, सो कंसेप्ट इज व्हाट? प्रोग्रेस not achieved if both flag 0 and 1 is true. सो प्रोग्रेस क्या कहता था? डेफिनेशन हम प्रोग्रेस की समझने की कोशिश करें तो व्हाट वाज प्रोग्रेस टेलिंग कि कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, मान लो दो ही प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और किसी को एंटर होना है तो कौन एंटर करेगा? उसका डिसीजन लेने में इनफाइनाइट टाइम नहीं लगना चाहिए. बट यहाँ पर दोनों इनफाइनाइट टाइम के लिए वर्क इसके अंदर लूप में घूम जाएंगे. ओके, सो what the problem happening? Both stuck in the loop for infinite time. Okay, so we can say that the progress is not achieved. Okay, so progress के साथ you can also say that there is a deadlock also here. So it also suffers from deadlock and starvation. डेडलॉक कैसे कि हर कोई एक दूसरे को बोलेगा कि भैया तुम उसकी वैल्यू को फॉल्स करो, ये इसको बोलेगा कि भैया तुम फ्लैग ऑफ वन की वैल्यू को फॉल्स करो, ये इसको बोलेगा तुम फ्लैग ऑफ जीरो की वैल्यू को फॉल्स करो. बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर. किसी कोई का आगे बढ़ नहीं पाएगा. ओके, और आगे नहीं बढ़ पाएगा तो बोथ वुड बी स्टार्व टिल एंड. सो इट वाज बेसिकली द डेडलॉक एंड स्टारवेशन, बोथ वुड बी अचीव्ड हियर. ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द सेकंड वन. अभी इसमें क्या किया, थोड़ा सा एडवांस कर दिया. पहले क्या प्रॉब्लम हो रहा था फ्रेंड्स कि हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हो रहे थे, फ्लैग ऑफ जीरो, फ्लैग ऑफ वंस. ओके, तो बेसिकली दोनों एट से सेम टाइम ट्रू हो सकता है. तो अब हमने क्या किया कि एक ही वेरिएबल कर दिया. लेट्स से वी हैव क्रिएटेड अ सिंगल वेरिएबल, ओके, विच वी डिक्लेयर्ड एज टर्न वेरिएबल. टर्न वेरिएबल ये बताएगा कि किसका टर्न है. ओके, सो इट वुड बी जीरो और वन. ओके, डिफॉल्ट वी टेक एनी, लाइक जनरली हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्न की वैल्यू हम लोग डिफॉल्ट जीरो लेके चलते हैं. आपको वन लेके करना है तो भी कर सकते हैं. ठीक है, सो हर कोई पर्टिकुलर जब भी टर्न की वैल्यू होगी तब पी जीरो क्या कर देगा? सबसे पहले तो वही लॉजिक वाइल ट्रू, ये बताने के लिए कि प्रोसेस कितनी बार भी एग्जीक्यूट हो सकती है और कोई मतलब नहीं है इसका. लॉजिकली अपने को इसमें कोई लेना देना नहीं है. सबसे पहले वो अपने वैल्यू टर्न की वैल्यू को जीरो कर देगी. ठीक है, उसके बाद इट विल वेट. कब तक वेट करेगी? जब तक टर्न की वैल्यू वन नहीं हो जाती. इट विल वेट अंटिल द वैल्यू ऑफ टर्न इज इक्वल टू वन. ओके, तो ये उसकी कंडीशन चेकिंग थी. और जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा इट विल मेक द टर्न इक्वल टू वन. ओके, तो सिमिलरली ये क्या कर देगा? जब तक चलता रहेगा पहले वो बताएगा कि भाई मेरा टर्न है, मतलब मैं प्रोसेस हूँ P1, जो मैं टर्न की वैल्यू वन कर रहा हूँ, मतलब मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए उत्सुक हूँ. ठीक है, ये वेट करेगा किसका? टर्न की वैल्यू अगर जीरो है तो ये किसका वेट करेगा? टर्न की वैल्यू जब तक जीरो है तब तक ये पर्टिकुलर चीजें वेट करेगा.
सो उसने टर्न की वैल्यू 0 कर दी और फिर क्रिटिकल सेक्शन में मतलब पहले वो 1 करेगा, मतलब बताएगा कि भैया मैं P1 प्रोसेस हूँ, मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने टर्न की वैल्यू को 1 कर दिया। ओके, और जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकला उसने सामने वाले को मौका दिया। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द सिनेरियो हाउ इट विल वर्क। इनिशियली टर्न की वैल्यू 0 है, मतलब हमने ये डिफॉल्ट लेके रखी है। ठीक है, अगर P1 एग्जीक्यूट करेगा पहले तो वो टर्न की वैल्यू 1 कर देगा। दैट डज नॉट मैटर इनिशियली जो भी वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, क्योंकि जो भी पहले एग्जीक्यूट करेगा अपनी वैल्यू सेट कर ही रहा है वो। ठीक है, सो इवन इफ यू डोंट सेट एनी वैल्यू इट्स ऑल्सो फाइन। ओके, तो मान लो पहले P1 आया, P0 आया, उसने टर्न की वैल्यू 0 कर दी। अब कंटेक्स्ट स्विच होके अगर इधर गया भी तो उसी वेरिएबल में चेंज होगा। ठीक है, फ्लैग में क्या दिक्कत था फ्रेंड्स, फ्लैग में देखो ये तो ट्रू ही रहता था, अगर कंटेक्स्ट स्विच होके इधर भी गया ना तो भी ये तो ट्रू ही रहता था और ये भी ट्रू हो जाता था। अब दोनों वेटिंग में चले गए। ठीक है, ये सिनारियो उससे बेटर इस तरह से है क्योंकि टर्न एक ही वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 हो सकती है तो 1 हो सकती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो 0 भी है 1 भी है। ठीक है, दैट्स अ सिंपल पॉइंट। तो अगर ये 0 करके अगर सामने वाले ने कभी कंटेक्स्ट स्विच करके 1 कर दिया और ये घूमता तरफ से चला गया हो, ठीक है, तो बेसिकली वो इसके ऊपर वेट करेगा। तो सेम कंसेप्ट हैपेंस हियर कि ये इसके क्रिटिकल सेक्शन पे वर्क वेट करेगा, ये इसके क्रिटिकल सेक्शन पे वेट करेगा। Okay, so now in this particular concept, can anybody let me know कि इसमें अपने को म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारी 3 कंडीशंस थी। आर्किटेक्चर न्यूट्रल को अभी के लिए साइड पे रखो, कंसीडर कि दोनों प्रोसेस सेम आर्किटेक्चर के या कोई भी आर्किटेक्चर पकड़ लो। ओके, फॉर नाउ यू कीप द आर्किटेक्चर न्यूट्रल एज अ डिफरेंट वे। ओके, उसको बाद में देखेंगे। पर पहली 3 जो हमारी कंडीशन थी P0 P सॉरी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, क्या लगता है इस केस में वो तीनों 3 सेटिस्फाई होगी या इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है? थिंक अबाउट इट, थिंक। कभी भी कोई भी कंटेक्स्ट स्विच कर सकता है फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपकी मर्जी हो वो कभी भी कंटेक्स्ट स्विच हो सकता है। कंटेक्ट मतलब जब वो क्रिटिकल सेक्शन में तभी भी कंटेक्स्ट स्विच हो सकता है। ओके, सो इट्स नॉट अ पॉइंट कि भी वो क्रिटिकल सेक्शन में तब कंटेक्स्ट स्विच नहीं होना चाहिए, तभी भी हो सकता है। व्हाट द प्रॉब्लम इन प्रोग्रेस? मान लो यहाँ पर अपने पास मान लो इस तरह के भी अगर नॉर्मल फ्लो करते हैं, ठीक है, सो देयर कैन बी ऑल्सो कंसेप्ट कि भाई ये टर्न की वैल्यू 0 करने के बाद ही ये टर्न की वैल्यू 1 करेगा, ये 1 करने के बाद ही आगे इस पे टर्न इक्वल टू 0 का कंडीशन फॉल्स आएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ एनी प्रोसेस डोंट वांट टू एग्जीक्यूट, then the second would always be waiting. सो मान लो कि भाई कोई प्रोसेस थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक में चली गई और उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। ठीक है, मतलब उसने वैल्यू चेंज कर दी तो ये टर्न की वैल्यू 1 करेगा। ओके, देन उस केस में क्या हो जाएगा, ये टर्न इट वुड बी इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 0 ये क्रिटिकल सेक्शन में गया। अब उसने टर्न की वैल्यू 0 कर दी, अब ये वापस आएगा तो टर्न की वैल्यू 1 करेगा और ये वापस अपना सिनेरियो ऐसे करता रहेगा। ठीक है, सो एक मिनट, इस प्रॉब्लम में थोड़ा प्रॉब्लम था। ओके, सो अगर इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है तो भी ये एग्जीक्यूट हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो। सो इनिशियली मान लो टर्न की वैल्यू 1 है, वो टर्न की वैल्यू 0 करेगा, उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में गया और 0 कर दिया, वापस आएगा तो टर्न की वैल्यू दिस। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, सो इन दिस केस यू वुड नॉट हैव अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट प्रोग्रेस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आप कोई भी प्रोसेस वेट नहीं करेगा। अगर मान लो कि वो प्रोसेस अकेले की है तो अपना प्रोग्रेस हो सकता है। एनी एनी अदर वे कि आपका प्रोग्रेस रुक सकता है जब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और किसी को एंटर होना है। ठीक है, सो टर्न इक्वल टू 0, उसके बाद अगर यहाँ पे गया टर्न इक्वल टू 1 किया, ओके, तो ये
लूप में घूमता रहेगा, लेकिन दिस प्रोसेस वुड एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन. सो वी वुड अचीव द प्रोग्रेस, बट ये क्रिटिकल सेक्शन नहीं बनेगा. तो ओके, तो प्रोग्रेस वुड बी दैट कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करनी है, तो वी कैन से अदर प्रोसेस वुड बी एग्जीक्यूटिंग. Okay, so at here you can say that you could achieve the progress, but mutual exclusion would be a problem. Mutual exclusion का problem बनेगा इस केस में. पहले P0 आया, वो CS में चला गया. ओके, उसके बाद इफ यू आर हैविंग P1 इट वुड ऑल्सो कैन एंटर इनसाइड CS. ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया ध्यान से समझने की कोशिश करो. while true turn equal to 1, टर्न इक्वल टू 1, उसने टर्न नॉट इक्वल टू 0, टर्न इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया. अब यहाँ पे गए. ठीक है, कभी भी कोई भी कंटेक्ट स्विच हो सकता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना. वो यहाँ से यहाँ पर गए, इसमें टर्न इक्वल टू 0, टर्न इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 1, फॉल्स, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में चला गया. सो दोनों कैन बी इन द क्रिटिकल सेक्शन एट सेम टाइम. Okay, so this can be a second concept through which you can able to achieve it here. ओके ओके, जो लास्ट के हमने दो एग्जांपल किए उसी टाइप का ये क्वेश्चन है. ट्राई टू थिंक कि कभी भी कोई भी कंटेक्स्ट स्विच होके किधर भी जा सकता है. सो दो प्रोसेस है एक्स एंड वाई, उन दोनों को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है. ठीक है, सो हमारे पास क्या है, दो के पास अलग अलग वेर पी एंड वेर क्यू शेयर्ड वेरिएबल है एंड बोथ आर इनिशियलाइज्ड टू फॉल्स. सो एक है वेर पी विच इज फॉल्स इनिशियली एंड दिस इज अ वेर क्यू विच इज ऑल्सो फॉल्स. ओके, जब x करेगा तब var p इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, जब y करेगा तब var q इक्वल टू ट्रू हो जाएगा. ठीक है, सो अगर var q ट्रू हुआ तो उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने देगा. अगर var p ट्रू हुआ तो उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने देगा. तो सिंपल सा लॉजिक है, ये प्रोसेस x है, इसके अंदर उसने var p की वैल्यू ट्रू कर दी, y उसने var q की वैल्यू ट्रू कर दी. अब मान लो कि पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर सीधा दिस इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, फिर सीधा कंटेक्स्ट स्विच होके यहां हो गया. सो बोथ वुड बी एग्जीक्यूटिंग, बोथ वुड बी ट्रू. ओके, सो बोथ वुड बी इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम. तो फिर मान लो कि ये पहले वेर पी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया. ओके, सो उसके बाद ये भी चला गया क्रिटिकल सेक्शन में इसके बदौलत, और ये भी चला गया क्रिटिकल सेक्शन में इसके बदौलत. So both in CS at same time. Okay, so that's why we can able to say that this will not achieve mutual exclusion. Okay, तो यहां पर आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं बन सकता. दैट्स द स्टैंडर्ड रूल. ओके, क्योंकि कोई एक दूसरे का वेट नहीं करेगा. अगर मान लो ये वेर पी की वैल्यू ट्रू है तो वेर क्यू की वैल्यू इनिशियली फॉल्स होगी. फॉर एग्जांपल इनिशियली फॉल्स होगी तो वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये वेर क्यू की वैल्यू पहले ही ट्रू कर रहा है और उसके बाद इसको अलाउ कर रहा है. ओके, सो कोई भी ऐसा नहीं है कि दोनों एक भी पहला एक्स भी वाई पे डिपेंडेंट है और वाई भी एक्स पे डिपेंडेंट है, दोनों लटके हुए. बोथ आर नॉट एग्जीक्यूटिंग. ओके, देयर इज नो सिनारियो in which both x and y are dependent on each other. And stuck.
ओके, सो ऐसा कभी सिनारियो आपके पास नहीं आएगा. दैट्स वाई यू कैन से दैट इट विल नॉट हैव एनी deadlock. We understood about the concept of threading questions, and the second one is synchronization.